आज के इस वीडियो में हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम औरंगजेब से रिलेटेड जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है सभी को हम कवर करेंगे। और इससे पहले मैंने सभी मुगल बादशाह को डिटेल में पढ़ा दिया है और इसी क्रम में आज हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। मैंने सभी मुगल बादशाह को डिटेल में कवर किया है और आज हम इसी क्रम में पहले औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो पहले आप वीडियो को देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। शाहजहां की मृत्यु के अंतिम दिनों में उत्तराधिकार का युद्ध देखने को मिलता है, जिसमें मुख्य रूप से शाहजहां के चारों पुत्र आपस में लड़ते हैं और जो उनमें से विजेता होता है वो अगला शासक बनता है। और उत्तराधिकार के युद्ध में हमने देखा कि औरंगजेब की विजय होती है, तो औरंगजेब अगला शासक बनता है। ये पूरा हमने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने वहाँ पर डिटेल में आपको उत्तराधिकार का युद्ध पढ़ाया था। तो औरंगजेब का शासनकाल 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दोहद, जो कि वर्तमान में गुजरात में है, यहाँ पर इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम शाहजहां आपको पता ही है और माता का नाम अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी माता का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। और औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था? औरंगजेब के गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम, ये इसके गुरु थे। तो एक बार हम फिर से पूरा मुगल क्रम देख लेते हैं कि कहाँ से मुगलों की शुरुआत हुई और ये कब शासक बना। तो देखिए, सबसे पहले बाबर ने मुगलों की शुरुआत की। बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक रहा। बाबर के बाद अगला मुगल शासक हुमायूं बना। इसका शासनकाल 1530 से लेकर 1540 तक रहा। तो हुमायूं को शेरशाह सूरी हराकर भारत से बाहर खदेड़ देता है और सूर्यवंश की स्थापना करता है, जिसका शासनकाल 15 वर्षों तक रहा। उसके बाद में हुमायूं दोबारा भारत पर आक्रमण करके दोबारा शासक बन जाता है और उसके बाद इसका शासनकाल केवल एक ही वर्ष रहता है कि इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका बेटा अगला शासक बनता है अकबर। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। फिर अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर अगला शासक बनता है 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। और जहांगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहां अगला शासक बनता है 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था जहांगीर के बारे में। और जहांगीर के बाद उसका पुत्र औरंगजेब अगला शासक बनता है 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। तो ये हमने पूरा क्रम देख लिया कि बाबर से हमने शुरू किया और आज हम औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा। तो आगे हम देख लेते हैं औरंगजेब की पत्नियां। तो 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह फारस राज घराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम, जिसे राबिया उद्दौरानी के नाम से भी जाना जाता है, ये इसकी पहली पत्नी थी। तो औरंगजेब ने और भी शादियां की थी, पर एग्जाम में आपसे यही नाम पूछा जाता है, मुख्य रूप से दिलरास बानो बेगम, जिसे राबिया उद्दौरानी के नाम से जाना जाता है। तो इसकी अन्य पत्नियां देख लेते हैं। एक तो है दिलरास बानो बेगम, दूसरी है नवाब बाई, उसके बाद है औरंगाबादी महल और उदयपुरी महल। ये 4 पत्नियां थीं औरंगजेब की। इसके पुत्र कौन कौन से थे? तो मोहम्मद आजम शाह, मोहम्मद सुल्तान, बहादुर शाह प्रथम, सुल्तान मोहम्मद अकबर, मोहम्मद कामबख्श। तो इसमें से आपको बहादुर शाह प्रथम का नाम याद होना चाहिए। बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब का पुत्र था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और इसकी बेटियां देख लेते हैं। तो जेबुन्निसा, जिन्नतुन्निसा, बद्रुन्निसा, जब्तउन्निसा और मेहरुन्निसा, ये इसकी पुत्रियां थी, जिसमें से आपको जेब-उन-निसा का नाम याद होना चाहिए। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जेब-उन-निसा किसकी पुत्री थी, तो ये औरंगजेब की पुत्री थी। तो यहाँ पर हमने औरंगजेब का पारिवारिक परिचय देख लिया। अब आगे हम औरंगजेब की उपाधियाँ देख लेते हैं, क्योंकि जो उपाधियाँ हैं वो भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले बहादुर। तो बहादुर किसकी उपाधि है? ये औरंगजेब की उपाधि है। क्या होता है कि 15 वर्ष की आयु में एक बार आगरा में कुछ हाथियों ने हमला कर दिया, जिससे प्रजा में क्या होता है, भगदड़ मच जाती है। पर औरंगजेब ने बड़ी बहादुरी के साथ अपने जान को जोखिम में डालकर इन हाथियों का मुकाबला किया था। यह देखकर इसके पिता शाहजहां बहुत ही खुश हुए और इसे बहादुर की उपाधि दी। तो बहादुर की उपाधि किसे मिली? औरंगजेब को। किसने दी? इसके पिता शाहजहां ने इसे बहादुर की उपाधि दी थी। उसके बाद अगली उपाधि है आलमगीर। तो आलमगीर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आलमगीर किसे कहा जाता है? तो आलमगीर औरंगजेब को कहा जाता है। आलमगीर का अर्थ है विश्व का विजेता। उसके बाद है शाही पोशाक में एक दरवेश। तो सादा रहन सहन एवं शराब न पीने के कारण इसे शाही पोशाक में एक दरवेश कहा गया। किसे? औरंगजेब को। तो वैसे तो अगर हम राजनीतिक तौर से देखें तो औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था, पर अगर हम व्यक्तिगत रूप से देखें तो औरंगजेब का जो जीवन था वो बहुत ही सादा रहन सहन था। वो एक राजा था, फिर भी सादा रहन सहन रखता था और वो शराब भी नहीं पीता था, इसीलिए इसे शाही पोशाक में एक दरवेश कहा गया। उसके बाद है जिंदा पीर। औरंगजेब इस्लामिक कानूनों का
पूर्ण रूप से पालन करता था, इसीलिए इसे जिंदा पीर भी कहा गया। तो ये जो भी उपाधियाँ हैं ना, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं कि जिंदा पीर, आलमगीर, शाही पोशाक में एक दरवेश, ये किसकी उपाधियाँ हैं? तो ये औरंगजेब की उपाधियाँ हैं। उसके बाद है हाफिज। तो हाफिज भी किसे कहा गया? औरंगजेब को, क्योंकि औरंगजेब ने पूरा कुरान कंठस्थ कर रखा था, इसीलिए इसे हाफिज कहा गया। उसके बाद एक उपाधि है अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। तो ये भी औरंगजेब की उपाधि है। ये उपाधि इसने जब इसका राज्याभिषेक हुआ था ना, इस अवसर पर इसने अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। तो आलमगीर बादशाह गाजी से आपको याद होना चाहिए कि किसकी उपाधि है? औरंगजेब की, क्योंकि इसी को बहादुर आलमगीर की उपाधि मिली थी ना, तो याद रखिएगा इसने राज्याभिषेक के अवसर पर यह उपाधि धारण की थी। उसके बाद हम देखते हैं कि औरंगजेब का राज्याभिषेक। तो जो औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था, ये 2 बार हुआ था। क्यों? तो देखिए, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक होता है। इसका कारण यह है कि औरंगजेब अपने भाइयों के विरुद्ध उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहा होता है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इसका और इसके भाइयों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। तो सामूगढ़ की विजय के उपरांत एवं आगरा पर अधिकार करने के पश्चात औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक करवाया था। तो जब इसने सामूगढ़ की विजय हासिल की थी और आगरा पर अधिकार कर लिया था ना, तो दिल्ली में इसने अपना पहला राज्याभिषेक करवाया था। परंतु बाद में जो इसका बड़ा भाई होता है दारा शिकोह, वो आगे चलकर दोबारा इस पर आक्रमण कर देता है और बाद में ये फिर दोबारा अपने बड़े भाई को हरा देता है। यानी कि ये दोबारा दारा शिकोह को हरा देता है और अंतिम रूप से परास्त करने के बाद 15 जून 1659 को दिल्ली में ये अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाता है। पहले भी इसने दारा शिकोह को हराया था और अपना राज्याभिषेक करवा लिया, पर दोबारा दारा शिकोह ने इस पर आक्रमण किया, तो दोबारा इसने दारा शिकोह को हराया और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि उसे मरवा दिया, यानी कि उसकी हत्या करवा दी और पूर्ण रूप से ये अगला मुगल शासक बन गया। तो 2 बार इसने अपने राज्याभिषेक करवाए थे। किसने? औरंगजेब ने। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं प्रमुख विद्रोह और युद्ध अभियान, यानी कि औरंगजेब के खिलाफ कौन कौन से विद्रोह हुए और इसने कौन कौन से युद्ध अभियान किए। तो औरंगजेब की नीतियों की वजह से इसे कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा और इसके अलावा साम्राज्य विस्तार पर भी इसने कई विजय हासिल करी थी। तो सबसे पहले इसके खिलाफ जाटों का विद्रोह हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं जाटों का विद्रोह। तो पहला जाट संगठित विद्रोह गोकुल नाम के एक जाट ने किया था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? गोकुल नाम के एक जाट ने। तो यह औरंगजेब के खिलाफ किया गया पहला संगठित विद्रोह था, जो दिल्ली और आगरा के जाटों ने किया था। इसमें किसान थे, काश्तकार थे और मजदूर वर्ग थे जिन्होंने ये विद्रोह किया था और यह विद्रोह आर्थिक परिस्थितियों को लेकर हुआ था। तो जाटों का प्रथम संगठित विद्रोह 1669 ईस्वी में गोकुल नामक जाट सरदार के नेतृत्व में हुआ था और अंततः इसका परिणाम क्या होता है कि 1670 ईस्वी में तिलपत के युद्ध में हसन अली खान ने जाटों के विद्रोह को समाप्त कर दिया और गोकुल को भी बंदी बनाकर मार डाला। तो हसन अली खान औरंगजेब का ही सेनापति होता है। ये जाटों के विद्रोह को समाप्त कर देता है और गोकुल को भी बंदी बनाकर मार डालता है। उसके बाद अगला जाट विद्रोह होता है जिसका नेतृत्व राजा राम करता है। तो गोकुल के बाद 1685 ईस्वी में जाटों का दूसरा संगठित विद्रोह राजा राम के नेतृत्व में होता है और इस विद्रोह में जाटों ने छापामार हमले तथा लूटमार की थी और राजा राम ने देखा कि अगर धार्मिक कट्टरता का परिचय औरंगजेब दे रहा है तो हमें भी उसी प्रकार से परिचय देना पड़ेगा। तो इस तरह से औरंगजेब को चिढ़ाने के लिए और उसे दुख पहुंचाने के लिए राजा राम ने क्या किया कि अकबर की कब्र खुदवाई और अकबर की कब्र में से जो हड्डियां बाहर निकली उन्हें इसने क्या किया? आग लगा दी, क्योंकि इस्लाम धर्म में क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। तो इसने क्या किया? औरंगजेब को चिढ़ाने और उसे दुख पहुंचाने के लिए इसने अकबर की जो कब्र थी उसे खुदवाई, उसमें से जो अवशेष पड़े थे, जो हड्डियां पड़ी थी, उन्हें दोबारा इसने जला दिया, जिस कारण क्या हुआ कि औरंगजेब को काफी गुस्सा आया और उसे खूब दुख पहुंचा और उसने राजा राम की हत्या करवा दी। और राजा राम की हत्या के बाद उसके भतीजे चूरामन ने जाटों का नेतृत्व किया। हालांकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है, तब तक जाट छोटे मोटे रूप से विद्रोह में शामिल रहते हैं और यह विद्रोह पूरी तरह से कभी दबता नहीं, लेकिन फिर भी राजा राम की हत्या के बाद जाटों का विद्रोह काफी सीमित होकर रह जाता है। यानी कि जो ये जाटों का विद्रोह रहता है ये कभी खत्म नहीं होता। जब तक औरंगजेब रहता है तब तक ये विद्रोह चलता रहता है, परंतु राजा राम की मृत्यु के बाद जो ये विद्रोह है ये काफी सीमित होकर रह जाता है। उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो पाता जितने बड़े पैमाने पर राजा राम ने यह विद्रोह किया था, याद रखिएगा। तो जाटों के विद्रोह के बाद जो अगला विद्रोह होता है वो होता है सतनामियों का विद्रोह, जिसे मुंडिया विद्रोह भी कहा जाता है। तो यह विद्रोह 1672 ईस्वी में नारनौल व महेंद्रगढ़, जो कि वर्तमान में हरियाणा के आसपास के भूभाग में रहने वाले सतनामियों के द्वारा किया गया था। इन्हें मुंडिया भी कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा अपने बाल मुंडवा कर रखते थे, इसीलिए इन्हें मुंडिया कहा जाने लगा और इन्होंने भी इस्लामिक धार्मिक व्यवस्था के विरोध में विद्रोह किया था।
परंतु औरंगजेब ने इस विद्रोह को बड़े ही आसानी से दबा दिया था। किसके विद्रोह को? सतनामियों के विद्रोह को। उसके बाद अगला विद्रोह देखने को मिलता है सिख विद्रोह। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सिख विद्रोह पूरी तरह से धार्मिक विषय के संबंध में था। इन्होंने भी इस्लामिक धार्मिक व्यवस्था के विरोध में ही विद्रोह किया था। तो इस समय सिखों के गुरु थे श्री गुरु तेग बहादुर जी। ये सिखों के 9वें गुरु थे। तो औरंगजेब ने यह प्रयास किया था कि अगर हम गुरु तेग बहादुर जी को ही इस्लाम धर्म स्वीकार करवा देंगे तो सारा सिख संप्रदाय स्वयं ही इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेगा। तो इस प्रकार इसने सिखों के गुरु को ही इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बुलवाया, परंतु गुरु तेग बहादुर जी ने इसको अस्वीकार कर दिया और विद्रोह किया। फिर उन्हें पकड़कर यानी कि गुरु तेग बहादुर जी को पकड़कर दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली में शीशगंज के पास 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर जी के सर को अलग कर दिया गया। तो सर अलग करने से पहले सिख गुरु तेग बहादुर को 5 दिन गंभीर यातनाएं दी गई और इनके सहभागियों को भी गंभीर यातनाएं दी गई और फिर इनकी हत्या कर दी गई। तो इसके बाद सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी आते हैं, जो सिखों के अंतिम गुरु थे और इन्होंने भी औरंगजेब का विद्रोह किया और उसके खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। हालांकि इस विद्रोह के क्रम में इनके पुत्र भी इनसे दूर हो गए, यानी कि उनकी भी हत्या कर दी गई, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी भी औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं की। और बाद में 1682 ईस्वी में औरंगजेब दक्षिण की तरफ चला जाता है और सिख उत्तर भारत में विद्रोह जारी रखते हैं। और अंत में जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तब बहादुर शाह के समय में सिखों और मुगलों में एक प्रकार का समझौता हो जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला विद्रोह होता है राजपूतों का विद्रोह। तो राजपूत शासक अकबर के समय से ही मुगलों के काफी सहयोगी हो गए थे, परंतु जब औरंगजेब आता है तो उसकी धार्मिक कट्टरता सामने आती है। तब राजपूत भी मुगलों से दूर होने लगे थे। इसमें मारवाड़ और मेवाड़ जो है ये मुगलों के विद्रोह में उभर कर आते हैं। इसका कारण यह था कि मुगल इनके धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे थे और औरंगजेब इन पर शासन करने की नीति काफी कठोर अपना रहा था, जिसके कारण मारवाड़ और मेवाड़ ने विद्रोह करना उचित समझा और इस विद्रोह के क्रम में दोनों को दबा दिया जाता है और दोनों पर औरंगजेब की विजय हो जाती है। उसके बाद देखते हैं शहजादे अकबर का विद्रोह। तो ये अकबर औरंगजेब का पुत्र है। जो अकबर हमने पढ़ा था वो नहीं है, ये अकबर दूसरा है, ये औरंगजेब का पुत्र है। तो इसी का पुत्र यानी कि शहजादा अकबर इसके विरोध में आ जाता है। तो मारवाड़ के संरक्षक दुर्गाराम राठौड़ एवं मेवाड़ के शासक के सहयोग प्राप्त करके अकबर ने 11 जनवरी 1681 ईस्वी को अपने आप को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। तो औरंगजेब का जो पुत्र होता है अकबर, ये अपने आप को ही स्वतंत्र बादशाह घोषित कर देता है। अभी औरंगजेब बादशाह होता है, फिर भी ये अपने आप को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर देता है। किसकी सहायता से? मारवाड़ के संरक्षक दुर्गादास राठौड़ एवं मेवाड़ के शासक के सहयोग से ये अपने आप को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर देता है। 1681 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध उसके अपने ही पुत्र अकबर ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि राजपूतों ने भी इसका साथ दिया, परंतु बाद में राजपूत उसका साथ छोड़ देते हैं। और इसका कारण क्या था? तो यहाँ पर औरंगजेब ने एक कूटनीतिक चाल चली। उसने क्या किया? एक खत लिखवाया। किसको? अपने पुत्र को। और उस खत में क्या लिखा था कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम अकबर, कि तुम राजपूतों के साथ मिलकर उनको हमारे खिलाफ भड़का रहे हो और हम राजपूतों को बारी बारी से मार रहे हैं। जबकि ऐसा अकबर कुछ भी नहीं कर रहा था, उसने सही में विद्रोह किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर औरंगजेब ने एक कूटनीतिक चाल चली ताकि उसे राजपूतों की सहायता ना मिल पाए। तो उसने खत में क्या लिखवाया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम अकबर, तुम राजपूतों के साथ मिलकर उनको हमारे खिलाफ भड़का रहे हो और अब हम राजपूतों को बारी बारी से मार रहे हैं। तो इस प्रकार की एक चिट्ठी इसने राजपूतों के खेमे में फैला दी। अब राजपूतों को ऐसा लगा कि यह औरंगजेब और अकबर इन दोनों की एक चाल है कि अकबर आकर हमारे साथ मिल गया है और यह हमारे ही आदमियों को मरवा रहा है, यानी कि राजपूत औरंगजेब की कूटनीतिक चाल में फंस जाते हैं। और इस तरह से राजपूतों को लगा कि अकबर उनका सहयोगी नहीं है बल्कि गुप्त रूप से इनका शत्रु है, इसीलिए उन्होंने अकबर का साथ छोड़ दिया। अब अकबर भागकर दक्षिण की ओर शिवाजी के पास चला जाता है, परंतु उस समय शिवाजी नहीं थे, उनके पुत्र थे संभाजी। और संभाजी ने अकबर को संरक्षण दिया, जिसके कारण औरंगजेब उसका पीछा करते हुए मराठा क्षेत्र तक पहुंच जाता है और अपने अंतिम वर्ष दक्षिण भारत में ही व्यतीत कर देता है। कौन? औरंगजेब। तो अकबर संभाजी के पास चला जाता है, लेकिन जब औरंगजेब दक्षिण की तरफ आता है ना, तब अकबर भागकर फारस की ओर चला जाता है। तो बाद में अकबर फारस चला गया, क्योंकि मराठे भी पराजित होने लगे थे और फिर अकबर ने फारस के शाह के यहाँ संरक्षण लिया और लंबे समय तक अकबर वहीं पर रहा फारस में। और बाद में अकबर की मृत्यु फारस के ही क्षेत्र में हो जाती है। उसके बाद देखते हैं मराठों का विद्रोह। तो मराठों का विस्तार शिवाजी के माध्यम से प्रारंभ हुआ था, जो कि दक्षिण भारत के महाराष्ट्र में प्रारंभ होकर पूरे दक्षिण भारत में धीरे धीरे बढ़ने लगा था। शिवाजी के प्रयासों को बढ़ते हुए और उनके साम्राज्य को बढ़ते हुए देखकर औरंगजेब प्रारंभ से ही सशंकित होता है, परंतु उस समय उसका ध्यान केवल उत्तर भारत की तरफ था, दक्षिण भारत की तरफ नहीं था। और जब इसका ध्यान दक्षिण की तरफ पड़ता है, तब इसने राजपूत राजा जयसिंह को शिवाजी के साथ संधि करने के लिए भेजा था।
तो राजपूत राजा जयसिंह औरंगजेब के साथ थे, तो ये राजपूत राजा जयसिंह को शिवाजी के पास संधि करने के लिए भेजता है। तो इसी के परिणाम स्वरूप एक संधि होती है, पुरंदर की संधि। तो शिवाजी और जयसिंह के बीच जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस संधि के तहत शिवाजी को अपने किले मुगलों को देने पड़ते हैं और औरंगजेब की एक तरह से ये प्रतीकात्मक जीत हो जाती है। तो पुरंदर की संधि की क्या क्या शर्तें होती हैं? पहली शर्त होती है कि शिवाजी को औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। साथ ही राजा जयसिंह ने शिवाजी द्वारा मुगलों के जीते गए 35 किलों में से 23 किले दोबारा लौटा दिए गए। और इस संधि के तहत शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को औरंगजेब के दरबार में भेजा व 5000 मनसब दिया गया। और इसके साथ ही जयसिंह शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में चलने की प्रार्थना करता है तथा मुगल सत्ता में रियायत दिलाने के लिए आगरा में आमंत्रित करता है। तो जयसिंह शिवाजी को यह भरोसा दिलाता है कि वो औरंगजेब के दरबार में आए, वहां पर उन्हें उचित सम्मान दिया जाएगा और इसी के साथ साथ शिवाजी को अपने राज्य में अधिकार करने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और इसी क्रम में 22 मई 1666 ईस्वी को शिवाजी आगरा के किले के दीवाने आम में उपस्थित हुए। तब उन्हें औरंगजेब ने आगरा में स्थित जयपुर भवन में नजरबंद करवा दिया, यानी कि वहां पर उन्हें कोई भी उचित सम्मान नहीं दिया गया और उन्हें जयपुर भवन में ही नजरबंद करवा दिया गया। और उसके बाद क्या होता है कि शिवाजी उस जयपुर भवन से भागने में सफल हो जाते हैं और जयसिंह के ही पुत्र राय सिंह ने आगरा से शिवाजी को निकलने में मदद की थी और वहां से शिवाजी भागने में सफल हो जाते हैं और दक्षिण भारत में जाकर पुनः मुगलों की सेना से लड़ाई कर कई किले उनसे वो जीत लेते हैं। तो शिवाजी के बारे में अलग से हम पढ़ेंगे, यहाँ पर तो हम सिर्फ पुरंदर की संधि के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि औरंगजेब से रिलेटेड है। तो शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र होते हैं संभाजी, इन्होंने मुगलों से संघर्ष जारी रखा, किंतु असावधानी के कारण 1689 ईस्वी में अपने मंत्री कवि कलश के साथ इन्हें पकड़ा गया और 1689 ईस्वी में संभाजी का कत्ल करा दिया गया। तो 1690 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, जो कि काबुल से लेकर चटगांव और कश्मीर से लेकर कावेरी नदी तक फैल गया था। और पूरे मुगल इतिहास में औरंगजेब ने क्षेत्रफल की दृष्टि में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मुगल साम्राज्य का विस्तार किया था। किसने? औरंगजेब ने। पूरे मुगल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने क्षेत्रफल में विस्तार किया था तो वो औरंगजेब था, याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं दक्षिण भारत विजय। तो 1682 ईस्वी में औरंगजेब ने दक्षिण भारत में जाने का निर्णय लिया और औरंगजेब की दक्षिण विजय का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार था। तो सबसे पहले इसने बीजापुर अभियान किया 1685-86 में। इस समय बीजापुर का सुल्तान था सिकंदर आदिल शाह और औरंगजेब ने इसे पराजित करके इसके किले पर अधिकार कर लिया और इसे 1 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। किसने? औरंगजेब ने। उसके बाद इसका अभियान हुआ गोलकुंडा अभियान 1686-87 में और इस समय गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। इसे भी औरंगजेब ने बंदी बना लिया और 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर इस राज्य को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो दक्षिण भारत के अभियान में हमने देखा किसने? बीजापुर और गोलकुंडा दोनों को अपने अधिकार में कर लिया। किसने? औरंगजेब ने। इस प्रकार जो दक्षिण भारत के प्रमुख विरोधी थे उन सबको दबाने में औरंगजेब सफल रहा था। परंतु एक कहावत यह भी है कि दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ और यह अपने अंतिम 25 वर्ष दक्षिण भारत में ही फंसा रहा और उत्तर भारत में ध्यान नहीं दे पाया, जिसके कारण जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, यहीं पर सबसे ज्यादा मुगलों का विस्तार हो पाता है। इसके बाद आगे मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु। तो औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर के पास महाराष्ट्र में हुई थी और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद जिले में खुलदाबाद नामक शहर में बना हुआ है। तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। उसके बाद आगे हम औरंगजेब से जुड़े कुछ अन्य बिंदु देख लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले है बीबी का मकबरा। तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित एक मकबरा है। तो बीबी का मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब की पत्नी राबिया उल दौरानी, जिसे दिलरस बानो बेगम के नाम से जाना जाता है, इसका मकबरा है। किसका? दिलरस बानो बेगम का, जो कि औरंगजेब की पत्नी थी, हमने पीछे पढ़ा था। इसी का मकबरा है बीबी का मकबरा। और बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंतिम 17वीं शताब्दी में करवाया था। परंतु कई इतिहासकारों का मानना है कि बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने नहीं बल्कि उसके पुत्र आजम शाह ने करवाया था। तो इसमें मतभेद है इतिहासकारों में। कई इतिहासकारों का मानना है कि बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था और कई इतिहासकारों का मानना है कि इसका निर्माण औरंगजेब ने नहीं बल्कि इसके पुत्र आजम शाह ने करवाया था अपनी माँ दिलरस बानो बेगम की याद में। तो आप जो ये देख रहे हैं बीबी का मकबरा, ये बिल्कुल ताजमहल की नकल की गई है, इसीलिए इसे ताजमहल की घटिया या फूहड़ नकल भी कहा जाता है। और दक्षिण का ताजमहल या द्वितीय ताजमहल भी बीबी के मकबरे को कहा जाता है। इसे मिनी ताजमहल भी कहा जाता है क्योंकि ताजमहल की नकल करके इसे बनवाया गया, पर इतना खूबसूरत नहीं बना जितना खूबसूरत ताजमहल है, इसलिए इसे ताजमहल की घटिया या फूहड़ नकल कहा जाता है। और यह है कहाँ पर? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। उसके बाद है मोती मस्जिद। तो मोती मस्जिद का निर्माण
1659 और 60 के दौरान औरंगजेब ने करवाया था। तो ये जो मोती मस्जिद है ये नई दिल्ली में लाल किला परिसर में स्थित है और इसे सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करके बनवाया गया था। एक आगरा की मोती मस्जिद है जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। याद रखिएगा, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, लेकिन जो दिल्ली की मोती मस्जिद है ना, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो ये दोनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं। आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। तो जब भी आगरा आता है तो हमारे दिमाग में ताजमहल आता है ना, तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि आगरा आता है तो ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था, और वहाँ पर जो मोती मस्जिद है, आगरे की मोती मस्जिद, उसका निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। और दिल्ली में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। उसके बाद हम औरंगजेब से संबंधित कुछ और बिंदु भी देख लेते हैं। तो औरंगजेब ने यह घोषणा कर दी थी कि कुरान के आधार पर ही शासन होगा, अर्थात शरीयत के आधार पर ही शासन व्यवस्था चलाई जाएगी, और इसके लिए जो भी चीज़ें गैर पारंपरिक हैं यानी कि इस्लाम के अनुसार नहीं है, उन सबको बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए इसने कई चीज़ों पर पाबंदी लगा दी। इसी क्रम में इसने नवरोज के त्यौहार को बंद करवा दिया। नवरोज का त्यौहार जो कि पारसियों का त्यौहार होता था, इसने उसे बंद करवा दिया। इसने झरोखे दर्शन को भी बंद करवा दिया। झरोखा दर्शन क्या होता था? तो झरोखा दर्शन जो कि शासक के द्वारा झरोखा दर्शन देने की परंपरा चलाई गई थी, यानी कि शासक यहाँ पर आकर अपने प्रजा को अपना दर्शन देता था, तो उसे भी इसने बंद करवा दिया। उसके बाद तुला दान, जिसकी शुरुआत अकबर ने की थी, जिसमें राजा के वजन के बराबर सोने चांदी के सिक्के तोले जाते थे और उसे दान के रूप में बांटा जाता था, इस प्रथा को भी इसने बंद करवा दिया। तो नवरोज त्यौहार, झरोखा दर्शन और तुला दान, तीनों प्रथाओं को किसने बंद करवा दिया? औरंगजेब ने। इसके अलावा इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना भी इसने बंद करवा दिया, और सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाओं पर भी इसने प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि ये प्रथाएं इस्लाम की मान्यताओं के विपरीत थी। और औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया तथा हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया। जबकि इससे पूर्व अकबर ने भी सती प्रथा को बंद कराने का प्रयास किया, परंतु औरंगजेब ने पूर्ण रूप से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। परंतु इसी के साथ साथ इसने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर भी लगा दिया। किसने? औरंगजेब ने। जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था, तीर्थ यात्रा कर को इसने दोबारा लागू कर दिया। और 1679 ईस्वी में इसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को दोबारा लागू कर दिया। और औरंगजेब ने मुहतसिब, जिसे धर्म अधिकारी के नाम से जाना जाता है, इसकी नियुक्ति की, जिसका काम क्या होता था? इसका कार्य समाज में यह देखना होता था कि आम जनता धर्म के अनुसार आचरण कर रही है या नहीं। केवल ये यही देखता था कि जो भी आम जनता है ये धर्म के अनुसार चल रही है या नहीं। तो ये कौन सा अधिकारी था? मुहतसिब। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो कुछ सामाजिक प्रथाएं, जैसे कि समाज में जो वैश्यालय शहरों के पास चलाए जाते थे, उन्हें इसने बंद करवा दिया, और वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को विवाह करने के लिए कहा गया और उन्हें यह व्यवसाय छोड़ने के लिए कहा गया। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। और अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इन सभी ने संगीत, चित्रकला और नाच गान सबको प्रोत्साहन दिया और अपने दरबार का एक अंग बना लिया था। परंतु औरंगजेब ने इन सबको बंद करवा दिया, यानी कि औरंगजेब ने संगीत, चित्रकला और नृत्य, इन तीनों को अपने दरबार में बंद करवा दिया। तो औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर पाबंदी जरूर लगाई थी, परंतु यह समय वीणा बजाने में उस्ताद था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा मुगल शासक वीणा बजाने में माहिर था। तो औरंगजेब वीणा बजाने में माहिर था, जबकि इसी ने संगीत और नृत्य पर पाबंदी लगा दी थी, परंतु ये वीणा बजाने में काफ़ी माहिर था। और औरंगजेब के समय सेना में हिंदुओं की काफ़ी जगह थी, यानी कि पूरे मुगल शासनकाल के दौरान सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति औरंगजेब के ही सेना में थे। याद रखिएगा। तो औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसी मुगल सेना में थे। इसने हिंदू सेनापतियों का अनुपात कुल सेनापतियों का 1/3 यानी कि 33% रखा था। बाकी 2/3 मुस्लिम सेनापति थे। तो बाकी मुगल शासकों से सबसे ज्यादा इसने हिंदू सेनापति रखे थे, 33%। और उसके बाद है कि अकबर ने नाच गान, संगीत और चित्रकला, ये हमने पीछे देख लिया कि इसको इसने बंद करवा दिया था, परंतु ये बीना बजाने में उस्ताद था, ये हमने पीछे पढ़ लिया, ये दोबारा से रिपीट हो गया। तो इसने यानी कि औरंगजेब ने शरीयत के विरुद्ध लिए जाने वाले लगभग 80 करों को समाप्त करवा दिया था, जैसे कि आबवाब नाम से जाना जाने वाला रायदारी यानी कि परिवहन कर और पांडारी यानी कि चुंगी कर, ऐसे कई स्थानीय कर थे जो कि इसने शासक बनते ही 80 करों को समाप्त कर दिया था औरंगजेब ने। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के मामले में मुगल साम्राज्य के शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, यानी कि किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, औरंगजेब। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को मारा गया? तो औरंगजेब के आदेश पर श्री गुरु तेग बहादुर जी को मारा गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब की दक्कन में से किन 2 राज्यों को जीता था? दक्कन यानी कि दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में हमने देखा था किसने बीजापुर और गोलकुंडा को जीता था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब के द्वारा पूना जजिया कर कब लगाया गया?
तो जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था, पर औरंगजेब ने दोबारा लगाया था। कब? 1679 ईस्वी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज भी कहा जाता है? तो दक्कन का ताज बीबी का मकबरा को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसे ताजमहल की फुहड़ या भद्दी नकल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। राजा राम ने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था। किसने? राजा राम ने। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुगल सम्राट औरंगजेब वीणा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में भारत में अपनी पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था। ये कहाँ पर स्थित है? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर और दरवेश के नाम से भी जाना जाता था? तो जिंदा पीर और दरवेश किसकी उपाधि है? ये औरंगजेब की उपाधि है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब की माता का नाम क्या था? तो औरंगजेब की माता का नाम मुमताज महल था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में नीचे लिखे किस विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्या थी? कृषक यानी कि किसानों की समस्या थी। तो ये सतनामी और जाट विद्रोह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके दरबार में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो सर्वाधिक हिंदू सेनापति औरंगजेब के दरबार में थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, औरंगजेब। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है।